स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं यशवंत कुमार आज आपके साथ कुछ ऐसे लोगों के जीवन की सच्ची कहानी शेयर करने वाला हूं जो आपके रेंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक हमारी पूरी बातों को जरूर सुनिएगा और अंत में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको नए तरीके से जीवन में सोचने का मौका देगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाता। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस इंसान के होठों पे हंसी होगी और पाँव में छाले होंगे, वैसे इंसान तो अपनी किस्मत अपने दम पे बनाने वाले होंगे। आज ऐसे ही कुछ व्यक्तित्व के बारे में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। आज सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार अकबर के दरबार में एक गायक थे जिनका नाम तानसेन था। तानसेन जो बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाते थे। और जब भी दरबार में वो गाते थे सब लोग झूम जाते थे, सब लोगों को मज़ा आ जाता था। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, आप इतना अच्छा गाते हो तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो उन्होंने बोला, महाराज ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अकबर ने तानसेन को बोला, क्या मैं आपके गुरु से मिल सकता हूँ? बोला, मिल तो सकते हैं। तो अकबर ने बोला, फिर आप उन्हें दरबार में बुलाएं। तो फिर तानसेन ने बोला, महाराज वो किसी के पास जाते नहीं। बोला, क्यों? तो बोला, क्योंकि उनके लिए राजा और गरीब दोनों एक जैसे हैं। तो फिर अकबर ने बोला, फिर कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने बोला, फिर आपको जाना पड़ेगा। अकबर ने प्लानिंग की तानसेन के गुरु से मिलने की और एक दिन वो अपने मंत्री और तानसेन के साथ तानसेन से गुरु से मिलने निकल गए। और फिर वो जंगल की तरफ गए। बहुत अंदर जाने के बाद एक छोटा सा कुटिया दिखा जहाँ पे उनके गुरु रहते थे। गुरु से जब मुलाकात हुई तो अब तानसेन अपने गुरु को ये कैसे कहे कि अकबर उनसे गाना सुनने आए हैं। तो वो लगे ना गलत गाने के लिए। वो गलत सुर गलत ताल के साथ उन्होंने गाना शुरू किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो तानसेन के गुरु को लगा, तानसेन ये क्या कर रहा है। और फिर तानसेन को उसने टोका, उनके गुरु ने। और फिर तानसेन ने बोला, महाराज मैं सॉरी गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर इसके बारे में थोड़ा और सिखाएं। और फिर तानसेन के गुरु ने अपने हाथ में हारमोनियम पकड़ा और कहा जाता है जब उन्होंने पहली सुर गाई तो लगा वहां के लोगों को कि सब कुछ थम गया हो। सब कुछ, जैसे वक्त थम गया हो, पशु पक्षी थम गए हो, हवा बहना बंद हो गया हो, सब कुछ थम गया हो। किसी को कुछ याद नहीं। जब तक तानसेन के गुरु गाते रहे किसी को कुछ याद नहीं। और गाने जब खत्म हुए तो फिर सारे लोग वहां से वापस राज दरबार की तरफ लौटने लगे। रास्ते में अकबर तानसेन को कहते हैं कि तानसेन तेरा गुरु कितना अच्छा गाता, तू इतना अच्छा क्यों नहीं गाता। और ये बात ना अकबर तानसेन को बार बार कहते हैं कि तानसेन तेरे गुरु कितना अच्छा गाते, तू इतना अच्छा क्यों नहीं गाता। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो तानसेन को ये बात हजम नहीं हुई। बोला, महाराज आप मुझे ताना दे रहे हो या वजह जानना चाहते हो? तो अकबर बोले, नहीं वजह जानना चाहता हूँ। तो बोले, फिर आपको इसको सुनने के लिए अपनी रथ रोकनी पड़ेगी। और अकबर ने अपने रथ रोक दिए। तानसेन उनके रथ के पास गया और जो जवाब देता है बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जवाब, महाराज मैं आपके लिए गाता हूँ और वो ईश्वर के लिए गाते हैं। मेरे आवाज़ की मिठास का वजह आप हो और उनके आवाज़ की मिठास और गहराई का जो वजह है वो ईश्वर है। जीवन में दोस्तों एक चीज़ हमें समझना जरूरी है, हमारी जीवन की रंग कैसी होगी निर्भर करता है हम जी किस वजह से रहें। आज कुछ व्यक्तित्व के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। बड़े ध्यान से आप इनके बारे में पहले भी सुना होगा, फिर से सुनिएगा। आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मैरी कॉम,
आज 50 घरों के गांव से निकल के कैसे इसने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने, आप सबको पता है। जब इन्होंने पहली बार बॉक्सिंग के बारे में सोचा तो कोई भी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, ना साधन थे, ना सपोर्ट थे, ना घर के लोग इनके साथ थे, ना इनके पास इतने पैसे थे कि ये कोच हायर कर सकें। मीन्स सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। अगर कुछ पास में था तो वो था एक उद्देश्य कि मुझे बॉक्सिंग करना है। ना खाने के ठिकाने, ना सोने के ठिकाने, किसी भी चीज के इनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य इतना मजबूत था कि आप सभी लोगों को पता है कि आज उन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रपति अवार्ड और 5 से ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। आज मेरा आपसे एक सवाल है, आपके जीने का वजह क्या है? कई बार परिस्थिति जब हमारे जीवन में विपरीत तौर पे विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो कई बार हम परिस्थिति को हम हमारे जिंदगी का रुकावट मान लेते हैं और वहीं पे कुछ लोग परिस्थिति को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। आज सवाल मेरा आपसे है कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा वजह है जिसके लिए आप जिम्मेदार होने को तैयार हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूं एक दूसरे इंसान, आपने इनके बारे में भी सुना होगा। आज एक छोटे से जगह लखनऊ से, और जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। हुआ क्या, ट्रेन से दिल्ली जाते समय कुछ बदमाश ने गले के पड़े हुए गोल्ड चेन छीनने की कोशिश की, इन्होंने नहीं दिया और उसने इस ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और जिस समय ट्रेन से बाहर फेंका, दूसरे पटरी से उसी समय दूसरी ट्रेन गुजर रही थी और उस ट्रेन से टकराए, नीचे गिरे और फिर जो हुआ आपको पता है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। और उस मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ रात भर उसी पटरी पे पड़े रहे, रात भर, और चूहे पैर को आके कुतर रहे थे। सोच के देखिए, उस परिस्थिति के बारे में याद करके देखिए, महसूस करके देखिए। कॉन्शसनेस चली गई थी बेहोशी की हालत में। सुबह किसी गांव वाले ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और जिस जगह एडमिट किया वहां पे कोई सुविधाएं नहीं थी। डॉक्टर ने यह कहना शुरू किया कि हम इसकी ऑपरेशन करें तो कैसे करें, ना हमारे पास एनेस्थीसिया है, ना हमारे पास ब्लड है। उस समय इनके हिम्मत के बारे में आप सोचो। इनकी थोड़ी कॉन्शसनेस वापस आई और ये डॉक्टर को कहती है कि जब इस दर्द के साथ हम रात भर रह सकते हैं बिना ये जाने कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, आज आप मेरी ऑपरेशन तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो आप बिना एनेस्थीसिया ही हमारे पैर काट दो। आज ये सोच के भी रेंगटे खड़े हो जाते ना, लेकिन इसने ये हिम्मत किया और आज आप सभी लोगों को पता है कि वहां से फिर इन्हें एक अच्छे अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर दिल्ली, ट्रांसफर किया गया। और वहां पे जब इन्होंने थोड़े होश संभाले तो जो उन्होंने न्यूज़ को देखा, जो पेपर को देखा, जो न्यूज़ चैनल में सुने, उसने हिला के रख दिया। और उस समय एक निर्णय एक आम इंसान क्या लेता कि वापस घर जाओ, अब तो एक पैर भी नहीं है, दूसरे पैर में रट लगे हुए हैं, जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी। लेकिन वहीं पे आज इस लेडी ने, अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने 8848 की हाइट फतेह करने के बारे में, माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बारे में उसने एक गोल सेट किया, एक जिद लिया, एक जिम्मेदारी लिया। और आज उसकी उस जिद और जिम्मेदारी ने उसके एक्सीडेंट के 11 महीने के बाद ही माउंट एवरेस्ट फतेह करवाए। इनकी पूरी जानकारी गूगल पे अवेलेबल है, आप जरूर लीजिएगा। और मैं गारंटी दे सकता हूं, कोई भी परिस्थिति
हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, हमें और ज़्यादा जिम्मेदार और मजबूत करने के लिए हमारे जीवन में आता है। आज इस लेडी को कौन नहीं जानता है? आप सबको पता ही है ना कि आज ये लेडी महाराष्ट्र में जीवन की कैसे शुरुआत हुई। शमशान घाट में जहां डेड बॉडी जलाए जाते हैं, उस पे खाना पकाने से, भीख मांगने से जीवन की शुरुआत हुई और फिर हजारों बच्चों को जीवन देने वाली एक मां बन गई। हजारों बच्चों की भविष्य को बदलने वाली एक मां बन गई सिंधुताई, जिसके कुछ गलत फहमी की वजह से पति ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। बच्चे की डिलीवरी वो गाय को रखने वाले जो घर होते हैं ना, उसमें हुई। ना खाने के ठिकाने, ना रहने के ठिकाने, और इन्होंने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की। लेकिन फिर जहन में एक बात आई कि अगर मैं जीवन में इस बच्चे को लाए हैं तो हम इसे बेहतर जीवन देंगे, और जीवन को एक मकसद मिला। और आज उस मकसद ने 4 से ज्यादा बार राष्ट्रपति पुरस्कार और आज हजारों बच्चे की जीवन को बदल देने वाली मां बनी। इनकी भी जीवनी आप डिटेल में जरूर देखिएगा। कोई भी परिस्थिति क्या आपके जीवन में समस्या है, या वो परिस्थिति आपको और ज्यादा जिम्मेदार बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं ये सवाल आपको खुद से पूछना बहुत जरूरी है। आज दशरथ मांझी, सोचो, इनके जीवन में कोई बहुत बड़े सपने नहीं, कोई बहुत एजुकेशन नहीं, साधारण सी जिंदगी, एक किसान की जिंदगी। हाँ, ये सच था कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे जो प्रेग्नेंट थी, और पहाड़ पार करते समय उनकी देहांत हो जाती है। वैसे पहाड़ जिसको पार करके ही वो डॉक्टर के यहां जा सकते थे, लेकिन उनकी देहांत के बाद इनके जीवन में एक मकसद आया कि जिस पहाड़ की वजह से आज हमारे वाइफ की जान गई, अब इस पहाड़ की वजह से और किसी की जान हम नहीं जाने देंगे। 54 किलोमीटर की पहाड़, सोच के देखो, 21 साल की लगातार मेहनत, कोई मशीन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, सिर्फ छेनी और हथौड़े, 2 ही मदद करने वाले औजार ने 54 किलोमीटर की पहाड़ को रौंद दिया। क्या आपके इरादे इतने मजबूत हैं? या आज भी जब छोटी छोटी समस्या आती है तो आप यही कहते हो, मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब। माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत किसी के खराब नहीं होते। आज परिस्थिति आपको जिम्मेदार बनाना चाहता या आपको बर्बाद करना चाहता, ये दोनों ही आपके विचार हैं। आप खुद से पूछो सवाल, आप अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। आज इन्हें कौन नहीं जानता? कल्पना सरोज, छोटे उम्र में शादी हुई, ससुराल में प्रताड़ित की गई, स्थिति ऐसी हो गई कि वो वहां सरवाइव नहीं कर सकते थे। उसी समय इनके पिता, जो कि हवलदार थे, उसी एरिया में उनका ट्रांसफर हुआ और पहली बार अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, और अपनी ही बेटी को देख वो पहचान नहीं पाते हैं, और फिर उसको वहां से लेके वापस गांव आ जाते हैं। और पहले के जमाने में तो आपको पता ही है कि अगर कोई लड़के जिसकी शादी हो गई और वो ससुराल से छोड़ के वापस मायके आ जाए तो गांव वाले ना जाने क्या क्या कहते थे, और गांव के लोगों की जो बातें थी वो कितनी ज्यादा चुभने वाली होगी कि कल्पना सरोज जी ने सुसाइड करने का निर्णय लिया। वो अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाते हैं
और उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर। उसी समय इनके रिश्तेदार ने इनको देख लिया, बगल के हॉस्पिटल में लेके गए, इनकी जान बच गई। और जब ये वापस घर आए तो मन में एक सवाल कि ऊपर वाले ने मुझे दोबारा जीवन क्यों दिया। और इसने अपने फादर से जिद किए कि मुझे वापस मुंबई जाने हैं पैसे कमाने। सोचो, आज हमारे आपके आसपास के बहुत सारे बॉयज एंड जेंट्स होंगे जो पैसे कमाने घर छोड़ के बाहर जाते हैं। ये पहली ऐसी लेडी बनी जो घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जाने के लिए इन्होंने जिद किया। जिद इतनी तगड़ी थी कि इनके फादर मना नहीं कर पाए और इनके जिद के सामने वो झुक गए और एक दूर के रिश्तेदार के साथ बातचीत करके इनको उन्होंने भेज दिया। और फिर छोटे से सिलाई सेंटर से जीवन शुरू करके आज 3,000 करोड़ के कंपनी की मालकिन बनी। आज राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनके जीवन में सफलता की कामना भी नहीं की जा सकती थी, और आज वैसे इंसान ने जो सफलता पाई है, आज हम और आप जैसे इंसान उसकी कामना नहीं करते। आप जीवन इतने निगेटिव में थी, वहां से जीवन आज इतना पॉजिटिव बना कि आज हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए। और सबसे आखिर में मैं जिस इंसान के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत प्रेरित हुआ। स्टीफन हॉकिंग्स छोटे उम्र में बॉडी पैरालाइज्ड हुई। 23-24 साल के उम्र में इनको पता चल गया कि ये 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक ऐसी बीमारी जिसमें पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। आप कल्पना तो करो, एक इंसान को ये पता चला कि अब इनके पास 2 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है, लेकिन इन्होंने डॉक्टर से एक सवाल पूछा, क्या आप भगवान हो? उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जो बीमारी आपको, इसके साथ अब तक दुनिया भर में कोई भी इंसान 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। इन्होंने बोला मैं करूंगा। और जीवन की वहां से शुरुआत हुई और उस जीवन में इन्होंने मैरिज भी किया, इनके बच्चे भी हुए। और फिर एक डायरेक्शन मिली। एक प्रोफेसर की लेक्चर में जब ये गए, लेक्चर सुनने गए, वहां से फिजिक्स के साथ बहुत प्यार था और उन्होंने अपने उसी फिजिक्स के साथ लगाव और प्यार को अपने जीवन का मकसद बनाया। और आज इन्होंने ऐसी 3 किताबें लिखी है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आज आपको इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता चलेगा, इस पृथ्वी की शुरुआत से लेकर पृथ्वी के अंत तक के बारे में। और कई सारे ऐसे खुलासे किए जो इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया। माना जाता है सदी के महान साइंटिस्ट में से एक बने स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका 95% बॉडी पैरालाइज था, ओनली ब्रेन को छोड़ के। और उस सिचुएशन में मैं तो कहता हूं आप किसी ऐसे लोगों की कल्पना करो जिनके 95% बॉडी पैरालाइज्ड हो। वो इंसान तो ऐसे ही अपनी जान दे दे, उसको जीने की इच्छा उसकी खत्म हो जाए। लेकिन 95% बॉडी पैरालाइज्ड होने के बाद भी इन्होंने 20 से ज्यादा साल इस दुनिया में जिए। और जो दुनिया को दे के गए वो बड़े से बड़े लोग नहीं दे के जाते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जीवन में विपरीत परिस्थिति, समस्या या वो परिस्थिति आपको जिम्मेदार बनाने के लिए आती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का मकसद क्या है? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई इच्छा जिसके लिए आप भी अपने पूरी मानसिक शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर सको? सोचिएगा। और एक ही चीज कहना चाहता हूं, आज जिन भी लोगों के बारे में मैंने आपसे बात किया, ये सारे लोग कोई कॉमन पीपल नहीं हैं, लेकिन इन सारे लोगों की जीवन जहां पे थी वहां से सफलता की कामना भी नहीं की जा सकती है। आप और हम तो बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं।
हमारे पास हर सुख सुविधाओं की चीज आज अवेलेबल है, फिर भी हम अपने आप को कितना कमजोर और लाचार समझते हैं। आज मेरा आपसे बातचीत करने का सिर्फ एक वजह है कि आप ढूंढें एक ऐसा वजह जिसके लिए आपको अपनी जीवन की हर कुर्बानी कम लगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपको एक ऐसा वजह मिल जाएगा, ना सिर्फ आप कामयाब होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप भी एक प्रेरणा बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीने का वजह क्या है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।